ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नया चैप्टर है। गैसेस पे टेम्परेचर का, प्रेशर के वॉल्यूम में का उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ये चैप्टर टोटली उस पर डिपेंड है, या फिर गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी किन टर्म्स पे डिपेंड करती है, किन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करती। पूरा चैप्टर उसी पे है। गैस के 3 पैरामीटर्स है। गैस के बारे में बताने के लिए 3 पैरामीटर्स: टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम एंड उसका प्रेशर। लेकिन उस गैस के बारे में पहले जाना जरूरी है, बिकॉज गैस भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारे लेवल पे थोड़ा सा अलग पड़ो। कंपटीशन लेवल पे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो आइडियल गैसेस के लिए है। आइडियल गैसेस क्या होंगे? आइडियल गैसेस वो ही जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, क्योंकि गैस के किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं। तीसरा हुआ तीसरा हुआ उस गैस का वेट का मास इतना कम है कि उसका ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है गैस के मॉलिक्यूल, ऑफकोर्स किसी कंटेनर में अगर गैस रखी हुई है, नीचे की तरफ उस गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे। ऊपर उसकी डेंसिटी कम होगी, बिकॉज वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा। तो आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस वो है जिनका जिनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो, और जिनका साइज बहुत छोटा हो, जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा हो। दूसरा आपका उनका वेट ना हो। तो पहला पॉइंट लेते हैं कि गैस के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ गैस। आइडियल गैस हमारी हीलियम मानी गई है। हीलियम का एटम एक सिंगल एटम की एक गैस हो गई, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आयन दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए डाइक्लोरो मेथिल ले लेते हैं, Cl2CF2, सी एफ एफ Cl Cl, ठीक है। यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। पार्शियल नेगेटिव ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ओवरऑल ये गैस, अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ, ये गैस पे इधर +2 पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर -2 पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया। तो ऑफकोर्स गैस का दूसरा मॉलिक्यूल अगर इस साइड कहीं आ गया, उसमें यहाँ पे 2 पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इधर 2 पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा तो ऑफकोर्स गैस अपने आप ही अपने वॉल्यूम को कम करने की कोशिश। डाइक्लोरोमीथेन पहले रेफ्रिजरेशन यूज होती थी, बट ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, उनको ये डैमेज करती है। दैट्स वाई अब इसका यूज नहीं होता है, इसकी जगह अमोनिया का जनरली। तो अब ये गैस इजिली कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन हीलियम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई भी पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसका मास देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बन एक, कुछ इसका मास ज़्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया तो इसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्रेविटी के ऊपर भी इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अमोनिया के केस में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसकी वजह से भी यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल। और मॉलिक्यूल को हम इस तरह से एक तरह बंद कर देंगे, मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल चार्ज दिख जाएगा जब पार्शियल। ऑफकोर्स ये गैस भी के 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो वैसे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, पार्ट पार्ट इससे थोड़ा रिलेट हो जा रहा है कि कौन सी गैस रेफ्रिजरेशन में यूज हो सकती है। तो ऑफकोर्स वो गैस जिनके जिनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो, ठीक है, वो सारी गैसेस आप डायरेक्टली आप रेफ्रिजरेशन में यूज कर सकते हो। तो बट ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो हम इसको आइडियल गैस नहीं कंसिडर करते।
दो 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 रीजन है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है, दूसरा उनका वेट भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। आइडियल गैस क्या हुई? आइडियल गैस वो होती है जिनके गैस के मॉलिक्यूल को एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल के रूप में देख सकते हैं, वो एक स्फीयर की तरह हो, ठीक है, का मास बहुत कम हो, के बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो, ऐसे सारी गैसेस आपका आइडियल गैस की तरह देखी जा सकती हैं, ठीक है। उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जैसे डाइफ्लोरोमीथेन क्या है, उनके बीच में ऑलरेडी ऑलरेडी अट्रैक्शन है, तो अगर आप उसमें प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो ऑलरेडी कंप्रेस हो जाएंगे, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, तो इनको कंप्रेस करने में थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया। मेथेन को भी हम लेकिन आइडियल गैस क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि मेथेन में एक कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल का साइज हो गया, ऑफकोर्स उनके मेथेन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन बिकॉज उसका मास ज्यादा है, तो हम उसे आइडियल गैस कंसिडर नहीं करेंगे। आइडियल गैस का क्या हो गई? हीलियम हो गई, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। तो वो गैसेस जो पोलराइज नहीं हो सकती, उनको कंप्रेस करना बहुत टफ है। ये असाइनमेंट यानी शीट मैंने दी थी आपको। द गैसेस मॉलिक्यूलर आर पॉइंट मास, मास विदाउट वॉल्यूम, यानी मास विदाउट वॉल्यूम ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कहने का मतलब बहुत छोटा मॉलिक्यूल हो गया, बहुत ही छोटा, उसका वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया, डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर and called ideal perfect gas in the hypothetical concept which cannot be exist in reality. The gases such as the hydrogen, oxygen and helium which cannot be liquefied easily are called permanent gases. The actual gas behavior as ideal gas most closely to the lower pressure and high temperature. Okay, ये भी आपका हीलियम भी आइडियल गैस नहीं है, लेकिन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ये एज ए आइडियल। लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? एक कंटेनर में गैस है, आपको प्रेशर लो करना है, तो क्या किया आपने? वॉल्यूम बढ़ा दिया, गैस के मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल गया, तो प्रेशर कम हो गया। और अगर टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, ये अब हम भी देखेंगे। तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, घूमने के लिए भी ज़्यादा ज़्यादा स्पेस हो गया, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया। तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो उसमें किसी भी तरह का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स या फिर कोलम्बियन फोर्स उसमें नहीं लग रहा होगा, तो वो आपका आइडियल गैस की तरह काम करने लगेंगे, ठीक है। तो हीलियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये ऐसी कुछ गैसेस हो गई जो लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा सेपरेशन हो गया, वहां पे गैस डेंसिटी बहुत कम हो गई, ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर पे वो एज ए आइडियल गैस रिएक्ट कर सकती हैं, करती हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपकी जो होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, याद रखिएगा ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसी गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, ठीक है, ठीक है। और उस कंडीशन को फिट करने के लिए हीलियम को अगर आप ले रहे हो, तो हीलियम के लिए ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस हो गया, n is the number of mole, p is the pressure, v is the volume, n is the number of mole, r is the Avogadro number, t is the temperature in Kelvin। n की वैल्यू क्या हो गई? n is 1 मोल, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या हुआ? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज अ 1 मोल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n मोल आ गए, यानी मान लीजिए 10 मोल आ गए, यानी मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये n 10 हो गया। p आपका प्रेशर है, v वॉल्यूम है, r की वैल्यू जो होती है आर की वैल्यू आपकी आएगी, आर की वैल्यू 8.31 मोल केल्विन, 8.31 जूल पर केल्विन, और आर की वैल्यू आ गई आपकी 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जूल के टर्म में 8.3 होगा, 8.31 होगा, और कैलोरी के टर्म में 2.0 होगा, ठीक है।
तो कुछ एसेंशियल लिए गए हैं इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी, या फिर उस गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड में बीच रिलेशन निकालने के लिए कुछ एसेंशियल लिए गए हैं। गैस कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल आर आइडियल, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्पेयर्स, यानी स्पेरिकल गैस होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच का कोलिजन, दो बीच का मॉलिक्यूल के बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। इसका मेन रीजन क्या है कि अगर कोलिजन पे परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा। वो दो मॉलिक्यूल टकराएंगे, अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होंगे तो वो अपने एनर्जी को लूज कर देंगे। जब एनर्जी को लूज करेंगे उसका मतलब गैस रखी रखी एनर्जी लूज किस फॉर्म में होगी, कोलिजन में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर वो कोलाइड के हैं और एनर्जी अगर वो लूज कर रहे हैं तो इन तीन फॉर्मेट में यूज करेंगे एनर्जी को, तो फिर क्या होगा, गैस रखे रखे गर्म होने लगेगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बीच के कोलिजन को हमने परफेक्टली इलास्टिक माना है। इलास्टिक से क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल आए, E1 E2 एनर्जी से टकराया, बिफोर कोलिजन E1 E2 एनर्जी थी, और जब वो जा रहे हैं तो एनर्जी E3 E4 हो गई। बिफोर कोलिजन E1 प्लस E2 इक्वल टू फाइनल E3 E4, तो उस केस में एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी एनर्जी जब इनिशियल और फाइनल कंजर्व है तो इसका मतलब वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा तो वो गैस किसी भी तरह की एनर्जी लूज नहीं कर रही है, बैठे बैठे रखे रखे वो लूज एनर्जी नहीं कर रही है। पहला इसमें सिचुएशन माना गया कि उसकी एनर्जी आपकी लूज नहीं होना चाहिए, तो उसको इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भैया कोलिजन में वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। दो भी मॉलिक्यूल या फिर जिस कंटेनर में रखी है उस कंटेनर के साथ भी के कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होंगे। लेकिन सब मॉलिक्यूलर लेवल पे, जब बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं तो वहां पे कोलिजन जनरली इलास्टिक ही होते हैं। अगर वो इनइलास्टिक नहीं है और अनइलास्टिक है तो उस केस में मॉलिक्यूल डैमेज होता है, वो अपनी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देता है। वो बहुत ही, वो यानी वो मॉडर्न फिजिक्स में रहता है, उसमें नहीं जा रहे अभी हम। तो इस केस में जब गैस टकरा रही है तो उनके बीच का कोलिजन को इलास्टिक कंसीडर किया गया। मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहने मतलब मॉलिक्यूल किधर भी मूव कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे। जैसे मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा है, उसे टकराया, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर है। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि मॉलिक्यूल का एक परफेक्ट डायरेक्शन है मोशन का, नहीं। अगर एक कंटेनर है उसमें 10 मॉलिक्यूल है गैस के, तो 10 डायरेक्शन में जा रहे होंगे ऑर्बिटली, जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ठीक है। और वो भी सही है। अगर आप एक बैलून ले लो, बैलून में ऊपर छेद करो या नीचे छेद करो, अमाउंट ऑफ द गैस तो सब जगह से बाहर ही निकलेगी। तो ऑफकोर्स उधर कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर कुछ मॉलिक्यूल जा रहे होंगे। तो ऊपर से आपने बैलून में छेद किया तो ऊपर गैस जा रही है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साइड अंदर का कोई मॉलिक्यूल नहीं जा रहा होगा, सारी गैस उधर नहीं जाएगी। तो ऑफकोर्स प्रेशर उधर से रिलीज हो रहा है तो थोड़ी देर बाद वैसे निकल जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स आपका कंटेनर में अगर एन मॉलिक्यूल है तो एन डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे। दिस मॉलिक्यूल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब अगर डेंसिटी लो है, एक मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो तब तक ज्यादा रहेगा जब तक वो किसी किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हिट ना करे या फिर किसी वॉल से हिट ना करे, तब तक वो अपना डायरेक्शन नहीं छोड़ेगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही आ जाता है। अगर मॉलिक्यूल गैस का मॉलिक्यूल है और कंटेनर में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ज्यादा रहेगा जब तक वो किसी चीज से टकराए ना। अब वो हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाए या फिर कंटेनर की वॉल से टकरा जाए और हिट करके वापस आ जाए, ठीक है। तो हिट कर रहा है, वापस आ रहा है, तो उस केस में भी वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा, ठीक है। द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। ऑफ कोर्स ये गैस, जैसे ये गैस होगी, ये गैस होगी, फिर क्या हुआ, ये इधर जा रही थी, इधर आ रहा था, और ये दोनों आके यहाँ पे हिट किए, ठीक है, ठीक है। कोलिजन, अब ये कोलाइड हुए तो उनके बीच की कोलिजन का टाइम बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। फिर ये इस साइड आ रहा, फिर यहाँ पे टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, जिग जैग मोशन में वो मूव करेंगे। जिग जैग मोशन में वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, मैं बता ही चुका हूँ। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन सच ए कोलिजन। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि रखे रखे गैस अपनी एनर्जी को लूज नहीं करती।
अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज नहीं करती। गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी को वो लूज नहीं करती है। द पाथ ट्रेवल बिटवीन द टू कोलिजन, ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे आया और ये हिट किया, इस पे हिट किया, पहला हिट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से वो इस साइड गया, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल था, इस पॉइंट पे हिट किया, तो दिस इज कॉल्ड द फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या हुआ, फ्री पाथ के ड्यूरेशन में कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा होगा, फ्री पाथ के ड्यूरेशन में कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। mean of the distance and the mean of the of this distance is traveled by the molecule is called the mean free path। अब कई कोलिजन होके जा रहा है, जैसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कोलिजन यहाँ पे किया, एक कोलिजन यहाँ पे किया, एक कोलिजन यहाँ पे किया हुआ, एक कोलिजन यहाँ पे गया, तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक गया ना, तो मीन फ्री पाथ क्या हो गया, दिस इज द मीन फ्री पाथ, दिस इज द मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन ऑफ दिस एवरेज कॉल्ड इज द मीन फ्री पाथ, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला कोलिजन ये हुआ, ठीक है, इसमें डिस्टेंस x1 होगा, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ x2, ठीक है, ये दैट इज द टोटल पाथ, x3 हो गया यहाँ पे, x4 हो गया, x4 हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन, 1 2 3 4, ये जो वैल्यू आती है दैट इज द मीन फ्री पाथ, ठीक है, दिस इज द मीन फ्री पाथ। मोशन ऑफ द molecule is governed by the Newton's law of motion। ऑफ कोर्स इसका डेरिवेशन भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करके करते हैं, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वो फॉलो कर रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में वो पॉइंट उसने मेंशन कर रखे हैं कि पहले वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक वो दूसरा कोलिजन नहीं ले, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा तो हिट किया, वहां से रिटर्न आया, तो K1 इक्वल टू K2 बिफोर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे परफेक्टली इलास्टिक बने, वो भी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही आता है। द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल। ऑफकोर्स उसका जो मास अगर बहुत कम हो गया तो उसका वेट भी बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब एक कंटेनर में जिसमें वो गैस रखी हुई है उसमें वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ उसका की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर की तरफ उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। ओके, अब हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ये हो गया जेड एक्सेस, ठीक है, क्यूबिकल कंटेनर मान लीजिए। कौन से डायमेंशन अंदर की तरफ होंगे, डायमेंशन वाली दीवार होगी, क्लियर। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है, v नॉट स्पीड, ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि ये फेज 1 हो गया, ये फेज 2 हो गया, उधर वाला फेज 3 हो गया, इधर नीचे वाला फेज 4 हो गया, इधर वाला फेज 5 हो गया, 6 फेज हो गया, तो 4 6 फेज हो गए ना। इस साइड प्रेशर, उस साइड प्रेशर, उस साइड प्रेशर, उस साइड प्रेशर, उस साइड प्रेशर, प्रेशर सब जगह प्रेशर सेम हो, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर के हर पॉइंट पे प्रेशर भी सेम होता है। अगर ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें एक वी एक्स होगा, वी वाई होगा और वी जेड होगा, ठीक है, ठीक है, तो वेलोसिटी वी नॉट, स्पीड के कंपोनेंट मैंने बता दिया, तो वेलोसिटी के टर्म में लिखो तो वेलोसिटी वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है।
अब ये वी एक्स कंपोनेंट इधर हो गया, वी वाई कंपोनेंट इधर हो गया, वी जेड कंपोनेंट गैस जा रही है, इस पॉइंट पे हिट की, पॉइंट पे हिट की और फिर रिटर्न आई। तो इस फ्रेम में जैसे मैं बोल देता हूँ, फ्रेम नंबर नहीं दे रखा है, मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। उस डायरेक्शन में ए बी सी डी जो फेज होगा उसकी, उस साइड उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा दैट इज द वी एक्स। बाकी तो वी वाई और वी जेड उसके पैरेलल होंगे ना, प्लेन के, इस प्लेन के पैरेलल होंगे, तो उससे जो कोलाइड कर रहा होगा वो किस स्पीड से कोलाइड करेगा, वी एक्स स्पीड से कोलाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो पहले किस स्पीड से कोलाइड किया था, वी एक्स की स्पीड से कोलाइड किया था, तो उस टाइम मोमेंटम कितना था उस डायरेक्शन में। आपको मोमेंटम p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो पी एक्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल, तो पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जाएगा एम इंटू वी एक्स, से टकराया, वी एक्स से टकराया और रिटर्न आएगा तो वी एक्स से ही आएगा। क्यों, क्योंकि कोलिजन इज अ परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दूसरे की एनर्जी जीरो है, तो जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। तो ये हो जाएगा पी इनिशियल हो गया और पी फाइनल कितना हो गया, पी फाइनल हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। ठीक है, पी फाइनल, पी फाइनल नहीं, पी एक्स फाइनल एफ। व्हाट इज द डेल्टा पी, डेल्टा पी इक्वल टू जाएगा पी एक्स फाइनल माइनस पी एक्स इनिशियल। तो ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, दैट इज द माइनस ट्वाइस एम वी एक्स। डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस ट्वाइस एम वी एक्स। ठीक है, ओके। मैं इस दीवार को केवल कंसीडर कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस होगी मान लीजिए एल, डिस्टेंस होगी मान लीजिए एल। अभी दीवार आई, ये दीवार नहीं है, मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूल आया उस पर टकराया और रिटर्न आया, रिटर्न आया फिर इस पर टकराया, फिर इस पे आगे फिर से टकराया। मान के चल रहा हूँ कि गैस में केवल एक्स कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वी एक्स से आगे टकराया। इस प्लेन में दो सक्सेसिव कोलिजन के, अभी क्या हुआ, पहला कोलिजन अभी हुआ, गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इस वाली वॉल से, वॉल नंबर 6 से टकराएगी, तो उसने डिस्टेंस कवर की एल, और फिर यहां से कोलाइड होकर फिर से इधर जाएगी, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, ट्वाइस एल, ट्वाइस एल। और उसकी मीन फ्री स्पीड क्या थी, वी एक्स थी। तो वी एक्स को अगर आपने टाइम, वी एक्स को अगर वी एक्स से आपने डिवाइड कर दिया तो ये टाइम निकल आया क्या, टाइम टी इक्वल टू कितना हुआ, ट्वाइस एल बाई वी एक्स, ट्वाइस एल बाई वी एक्स। ठीक है, उस उन दो कोलिजन के बीच में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, ट्वाइस एम वी एक्स। ठीक है, तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स इक्वल टू हो गया, फोर्स इक्वल टू हो गया चेंज इन मोमेंटम पी एक्स बाई टाइम टी। ये हो जाएगा ट्वाइस एम वी एक्स बाई टाइम टी, ट्वाइस एल इंटू वी एक्स, ट्वाइस एक्स बाई वी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एम वी एक्स स्क्वायर बाई, कितना फोर्स लगा होगा, कितना फोर्स लगाया होगा उसने, एक मॉलिक्यूल ने एक कोलिजन में। ठीक है, अब ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसकी स्पीड इस साइड मान लो होगी v1, वी नॉट लिया था ना, मैं बोल देता हूँ वो v1 है, तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v1 x1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा होगा F1 एंड दैट इज इक्वल टू v1 x v x1 का होल स्क्वायर।
एम वी एक्स वन का होल स्क्वायर, तो F2 कितना लगा रहा होगा, एम वी एक्स टू का होल स्क्वायर बाई एल। F3 कितना लग रहा होगा, एम वी एक्स थ्री का होल स्क्वायर बाई एल। टोटल फोर्स एफ नॉट कितना हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री प्लस एफ एक्स फोर प्लस एफ एक्स फाइव का सम हो जाएगा। एन मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे होंगे, एफ एन हो जाएगा सबका सम। दैट इज द एम बाई एल, तो सब में कॉमन आ गया, एक्स वन स्क्वायर प्लस एफ एक्स वन सॉरी वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर ऑन वी एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया सेम है, ये एरिया भी सेम है, तो नंबर ऑफ कोलिजन इस साइड जितने हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन तो इधर भी हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ कोलिजन उस साइड हो रहे होंगे, उतने नंबर ऑफ कोलिजन इस साइड होंगे, उतने नंबर ऑफ कोलिजन इस साइड होंगे, क्योंकि कोलिजन ही जनरेट करेगा प्रेशर, कोलिजन जनरेट करेगा फोर्स, और फोर्स जनरेट करेगा प्रेशर, तो फोर्स बाई एरिया ए, चारों तरफ का एरिया सेम है, तो फोर्स बाई एरिया ए, इस साइड प्रेशर उस साइड प्रेशर सेम होगा, तो अगर एरिया भी सेम हो गया, उधर उधर का एरिया भी सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वी एक्स फोर स्क्वायर, एक्चुअली में ये है क्या, ये सारे मॉलिक्यूल्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट का सम है, एक्स डायरेक्शन में उनकी जो वेलोसिटी है उनके स्क्वायर का सम है। तो अगर मैंने यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दिया और अब एक चीज बहुत क्लियर है, वी एक्स, अब इस पॉइंट को समझो, सारे मॉलिक्यूल्स की एक वेलोसिटी होगी, तो वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस सो ऑन वी एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, और वी एक्स एन का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वाई वन का स्क्वायर प्लस वी वाई टू का स्क्वायर प्लस वी वाई थ्री का स्क्वायर, वाई थ्री का स्क्वायर प्लस वी वाई फोर का स्क्वायर प्लस वी वाई फाइव का स्क्वायर, वी वाई एन का स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली वी जेड वन का स्क्वायर प्लस वी जेड टू का स्क्वायर प्लस वी जेड थ्री का स्क्वायर सोन वी जेड एन का स्क्वायर। एक्स, सारी वेलोसिटीज के एक्स साइड का कंपोनेंट, सारी जितनी वेलोसिटीज होंगी एक्स साइड का कंपोनेंट उनके वाई साइड के कंपोनेंट के बराबर होगा, उनके जेड साइड के कंपोनेंट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर हर जगह सेम है, प्रेशर हर जगह सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी एक्स नॉट, यानी सबका स्क्वायर कर दिया मैंने, वी एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वी वाई नॉट का स्क्वायर प्लस इक्वल टू वी जेड नॉट का स्क्वायर। अब सारी वेलोसिटीज रूट मीन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वी एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वी वाई नॉट का स्क्वायर प्लस वी जेड नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, फिर जो फाइनल होगी व्हाट इज द वी, में क्या करोगे आपने, अगर इसे n से डिवाइड कर दिया, n से नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल से, कोलिजन तो सब में सेम हो रहा होगा ना, अगर सब जगह फेज सेम है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी हर जगह सेम हो रहे होंगे, सेम टाइम में हो रहे होंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स इस यूनिट एरिया में जितना हो रहा होगा उतना ही इस एरिया में हो रहा होगा, एरिया हमने सेम ले रखा है तो n से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हर जगह। ठीक है, ना क्लियर, यहां से क्या आ गया, वी एक्स नॉट का स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है,
एक इसको कॉल A1। एक मिनट, फाइंड नहीं करता। एक्स कंपोनेंट्स हो गए M/L x1 स्क्वायर प्लस x2 सारी वेलोसिटी also the all molecules due to one molecule is what? Due to the one molecule is this F P x1 का स्क्वायर। ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? ये वन मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा समेशन ऑफ F1 दैट इज M/L समेशन ऑफ P x1 का स्क्वायर समेशन ऑफ V x1 का P x स्क्वायर। This is the sum of the square of the velocities of the x component in this direction। सिमिलरली क्या हो जाएगा? M/L इन द y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Vy1 का स्क्वायर प्लस Vy2 का स्क्वायर Vy3 fx हो गया, यहाँ पे fx हो गया, fy हो गया, fz आ जाएगा तो आपका M/L Vz1 का स्क्वायर प्लस Vzn का स्क्वायर। ठीक है, ओके, दिस इज द समेशन पार्ट, दिस इज द समेशन पार्ट, यही मैंने आपको बताया। समेशन ऑफ वी एक्स का स्क्वायर वेलोसिटीज एक्स डायरेक्शन में जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ वी वाई का स्क्वायर और वो समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर होगा। क्लियर है? ठीक है, व्हाट इज द वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। मैं यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? वी वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो व्हाट इज द वी एक्स का स्क्वायर? दैट इज द वी स्क्वायर बाई 2 बाई 3, वी स्क्वायर बाई 3। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के सारे यानी सारे मॉलिक्यूल्स की एक्स डायरेक्शन के स्क्वायर के सम के बराबर जो होगा वो सारी वेलोसिटी के ऑर्बिटरी डायरेक्शन के स्पीड के सम का 1/3 होगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फेमस 3 वाला पार्ट है, यही आपको बार बार तंग करता है। ठीक है, हमने कहां से कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया सारे मॉलिक्यूल्स का सम। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एफ? फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m समेशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपने n से डिवाइड कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, f इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m बाई एल है, बाई एल, m बाई एल, m बाई एल टू m बाई एल इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई n टोटल नंबर
इंटू टोटल नंबर ऑफ द गैस। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर बाई एन, तो इसको कहते हैं आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। Vrms हो गया ये। फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा 1/3 M/N/L Vrms का स्क्वायर, है ना, तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये फोर्स जो आया, ये फोर्स आया, ठीक है। मैं इधर साफ कर देता हूँ, तो साफ कर देता हूँ। ये फोर्स आया, तो फोर्स F इक्वल टू कितना आया, फोर्स F इक्वल टू आया आपका 1/3 M/N/L इंटू Vrms का स्क्वायर। ये N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मास एक मॉलिक्यूल का होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट मास, नेट मास ऑफ द गैस। तो अभी यहाँ पे आप L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे L स्क्वायर से 1/L स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 1 बाई फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्स एक टोटल लग रहा था ना, बाई L स्क्वायर, तो व्हाट इज द प्रेशर P इक्वल टू 1/3 M इंटू N बाई L स्क्वायर इंटू L इंटू Vrms का स्क्वायर। व्हाट इज द L स्क्वायर, L स्क्वायर इंटू L इक्वल टू V, तो L स्क्वायर इंटू L कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो कितना हो जाएगा प्रेशर, P इक्वल टू 1/3 M, साइड साफ कर देते, जगह की जरूरत है। 1/3 MN Vrms का स्क्वायर बाई V, ठीक है। अब Mn पे मैं काम करता हूँ थोड़ा सा। Mn इज व्हाट, टोटल मास ऑफ द गैस ना, टोटल मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो अभी Mn को अगर मैंने कह दिया तो 6.023 से डिवाइड कर दो, M इंटू N भाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, M इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा, M नॉट, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। एंड N इज व्हाट, N बाई 6.0 नंबर ऑफ मोल N हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स में हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, PV इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू Vrms का स्क्वायर बाई P। क्लियर, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, लेट हो गया 20। चलो, इसके आगे करते हैं।